नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। और आज बहुत सारे लोग रक्षाबंधन मना रहे होंगे, तो जो लोग आज मना रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, जैसे मैं कल ही मनाऊंगा, तो कल जो मनाएंगे उनको कल शुभकामनाएं दे दूंगा। तो आज सुबह से पहला वीडियो जो अपना होगा वो देखिए, दरअसल में बीपीएससी पीटी में या यूपीएससी में, यूपीपीएससी सभी के पीटी में कॉन्टिनेंट वाइज सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया गया, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके बाद से जो अफ्रीका है उसके बारे में, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा तो सुपीरियर लेक के बारे में पूछा गया है इस बार भी टीआरई के एग्जामिनेशन में, और 2-3 सवाल थे ऐसे जो कॉन्टिनेंट वाइज थे। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के एमसीक्यू जो हैं वो हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यू से कर रहे हैं। एमसीक्यू कल भी मैंने इससे पहले का इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो डाल दिया था आपको। अगर उसको नहीं देखा है तो बहुत बड़ी भूल करेंगे आप, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, चलिए आज का शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये यूरोप से किन किन संरचनाओं द्वारा अलग होता है, इनमें से चुनना है आपको। जिब्राल्टर की जनसंधि किसके किसके बीच में है भाई? मोरक्को और स्पेन के बीच में है। भूमध्य सागर, बाब अल मानदेव की संधि। और अगला है आपका उत्तरी अटलांटिक सागर। इसका आंसर बताइए जरा, अफ्रीका और यूरोप किन किन चीज़ों के कारण से अलग होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ए हो जाएगा, 1 और 2। जिब्राल्टर की जनसंधि और भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है, बाकी इन दोनों से अलग नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर और जिब्राल्टर की जनसंधि द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर की जनसंधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है और भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अब एशिया को अफ्रीका से कौन कौन सी चीज़ें अलग करती हैं इसके बारे में आपको बताना है। एक बार पढ़िए इसको, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल किसके किसके बीच में है? मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में है ना। लाल सागर, बाबल मानदेव जल संधि, स्वेज नहर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने निकाल लिया होगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, यानी कि स्वेज नहर, लाल सागर, बाबल मानदेव की संधि जो है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर, बाबल मानदेव जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। देखिए स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा है? तो पोर्ट सईद है, और दक्षिणी छोर पर तो पोर्ट स्वेज है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। बाबल मानदेव जनसंधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है, तो अफ्रीकी महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। यमन और जो सोमालिया है और जिबूती है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसी के बीच में कौन सा है? तो बाबल मानदेव की जल संधि है। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह माउंट किलिमंजारो। यही शायद सवाल पूछा गया था आप लोगों से टीआरई एग्जामिनेशन में या किसी टेस्ट में मैंने पूछा था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है, इसको एक बार देखिए, कुछ चीज़ें याद करने लायक नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों को बस अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे एटलस पर्वत आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर है, इधर है, मोरक्को के आसपास के इलाका में उस तरफ है, बिल्कुल है ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि विक्टोरिया लेक कहाँ है अफ्रीका में, तो विक्टोरिया लेक आप क्या बोलेंगे कि भाई अफ्रीका में तो यहाँ से बीच मध्य से थोड़ा सा पूर्व की तरफ में है, और वहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नहीं, आपका नील नदी निकलती है। तो एक अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है, उसके आस पड़ोस के देश नहीं भी याद हों, लेकिन एक अंदाज़ा होगा तो भी आप बहुत सारे सवालों को हल कर ले जाएंगे। इसलिए मैप को बार बार देखना होता है। सामने आप मैप क्यों चिपकाते हैं? तो कि भाई देख देख के याद हो जाए धीरे 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 धीरे। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में है। ओके, अफ्रीका के 2 छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ ड्रेकेसबर्ग पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है। माउंट टैबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपसे इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण, महान भूभ्रंश घाटियाँ। भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप जो है 2 महाद्वीपों में बढ़ जाएगा और ये बीचों बीच से टूट रहा है। एक दिन मैं आपको मैप पर दिखा दूंगा। अगले सवाल पर चलते हैं
कि देखिए यहाँ पर क्या लगा, निम्न से किस झील से नील नदी निकलती है? तो अभी मैंने आपको बताया विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से। विषुवत वृत्त के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है ये। नीचे नीचे देखिए किस सागर या महासागर नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो नील नदी यहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया से और ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और मिस्र के पास अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो भूमध्य सागर में गिराती है, भूमध्य सागर में उसका डेल्टा बनता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। अब मुझे बताइए इसका आंसर, विक्टोरिया झील से क्या गुजरती है? विषुवत रेखा। इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ओके, विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली सुपीरियर झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। पहली झील कौन सी है दुनिया की सबसे बड़ी? तो सुपीरियर लेक है। दूसरी तो आपका यही है, लेक विक्टोरिया। नीचे देखिए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है आपका जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध न्यागरा जलपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रपात को स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। इमेजिन कीजिए जरा कि 2 किलोमीटर तक आप जाते जाएंगे और जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। कितना अद्भुत होगा वहाँ का नज़ारा ना। तो वो कहाँ पर है? तो वो है आपका किस नदी पर? तो जाम्बेजी नदी पर है। इसको ध्यान में रखिएगा। विक्टोरिया कहाँ पर है? तो ये विक्टोरिया जलप्रपात। और विक्टोरिया क्यों नाम है? देखिए यही होता है दुर्भाग्य औपनिवेशिकता का। वो लेक विक्टोरिया आज से है वहाँ पर, लेकिन चूँकि ब्रिटेन ने विस्तार किया अपनी शक्तियों का, तो हर बड़ी चीज़ का, हर सुंदर चीज़ का अपने यहाँ के लोगों के ऊपर नाम रख दिया। अगर हम विस्तार करने जाते तो हम नाम रखते रानी पद्मावती झील, रानी पद्मावती जलप्रपात, है ना। लेकिन हम तो नहीं गए औपनिवेशिक शक्ति बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये है सहारा मरुस्थल। ओके, बी आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में अवस्थित है? आज तक सिर्फ रटा होगा, बताइए मुझे। अफ्रीका के उत्तर में इसका पूरा विस्तार है। मिस्र से लेकर मोरक्को तक इसका लगभग विस्तार है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नाइजर से ऊपर, इसका नाइजीरिया वगैरह से ऊपर जो है इसका विस्तार है। किसका? तो सहारा मरुस्थल का। अगला है आपका कि और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। इसी प्रायद्वीप में दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा? कालाहारी। अपने देश में कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है, जो 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान। कथन है कि अफ्रीका में नील व जायरो को छोड़कर दूसरी नदियाँ नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं हैं। नाव या स्टीमर नहीं चल सकता उनमें, क्योंकि पहाड़ पठार बहुत सारे गुजरते हैं। ये कथन दिया हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि नील व जायरे नदी के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। इसका आंसर ये होगा क्या? 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत दिया हुआ है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। रीजन क्यों गलत दिया हुआ भाई? नील और जायरो को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने की योग्य नहीं। इसका कारण ये है कि ये नदियां ऊंची पठारी भागों से नीचे तटीय भागों को उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इस कारण नाव व जलयान इन नदियों में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन इन नदियों के जलप्रपात से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? सबसे अधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है? मृत घाटी, डेड वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, टिम्बकटू माली, तीरथ तास्वी इजराइल, अल अजीजिया लीबिया। तो बताइए इसका आंसर। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा देखिए मृत घाटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा गर्म स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म बताया गया है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर देखिए बदलता है। कैसे बदलता है? कई बार क्या होता है ना कि डेथ वैली में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जाता है, कई बार अफ्रीका के मैदानों में कहीं पर दर्ज किया जाता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। लेकिन सामान्य तौर पर हम किसको मानते हैं? तो हम मानते हैं उसको डेथ वैली को मानते हैं दुनिया का सबसे गर्म स्थल। ओके, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको यह बताना है। अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। अब इसका आंसर मुझे बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो हैं दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। दोनों इस कथन बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं। क्या लिखा है कि अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनों से ढका है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं।
वर्षावन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सुडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर जहाँ ज़्यादातर घास ही उगती है, लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा है और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी रखा गया है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। अब यही पूछा गया था पिछली बार यूपी के एग्जाम में कि कालाहारी मरुस्थल जो किस जनजाति का निवास स्थान है, तो बुशमैन जो जनजाति होते हैं उनका निवास स्थान कौन सा है, तो कालाहारी मरुस्थल है। ये ध्यान में रहेगा, इसमें तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अफ्रीकी महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु का क्या तात्पर्य होता है वही मैं आपको बताऊंगा। बताइए इसमें से आंसर बताइए। उत्तरी तटीय प्रदेशों में, पूर्वी तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 3 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्यों है भाई सही? अफ्रीका के उत्तर और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है। वर्षा जहाँ जहाँ पर भी ठंडे मौसम में होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु है। आपने ब्रिटेन वगैरह के मूवियाँ अगर देखी होगी तो देखा होगा कि कोट पैंट और हैट के साथ में, एक तो हैट लगाते हैं वो लोग, छाता भी रहता है उनके हाथों में, है ना। हैट के साथ छाता भी, खासतौर से अगर चार्ली चैपलन का आपने देखा होगा तो उसके हाथ में भी छाता रहता है ना। तो वो क्या है, और जो आपने कोट पैंट वगैरह का प्रचार देखा होगा, जो अच्छे सूट होते हैं उसमें भी आपने अम्ब्रेला देखा होगा, उनके हाथ में छाता रहता ही रहता है अनिवार्य। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर वो जितना महंगा छाता आता है भाई, वो जो रहता है वो क्या होता है, वो एक प्रेस्टीज का चीज़ बन गया धीरे धीरे धीरे। कल्चर जो होता है ना वो ज्योग्राफी से ही डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड में बारिश होती है ब्रिटेन वगैरह में। और एक चीज़ को सुनिएगा, जहाँ पर भी ठंड में बारिश होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, वहाँ पर रसीले फल बहुत सारे पाए जाएंगे। अपने यहाँ भी जो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, इन सब राज्यों में जो फल उगता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पर ठंड में बारिश होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। और इसीलिए वहाँ पर फल बहुत सारे रसदार वाले मिलेंगे आपको। इसीलिए भूमध्य सागर के चारों तरफ के जो देश हैं उनको फल का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में वर्षा होती है। और मेरी बात को सुनिए, फल के उत्पादन जहाँ भी ज़्यादा होंगे वहाँ पर शराब और बियर का कल्चर होगा। इसलिए शराब और बियर हमारे लिए ख़राब चीज़ हो सकता है, लेकिन भूमध्य सागर के जो आस पड़ोस के प्रदेश हैं वहाँ पर चूंकि इनका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, अंगूर वगैरह का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, एप्पल का होता है, अलग अलग फलों का होता है, इसलिए वहाँ पर शराब और बियर का कल्चर नॉर्मल होता है। हाँ, उसमें अल्कोहल के परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल कल्चर माना जाता है। ओके, अलग अलग तरीके के शैंपेन जो बनते हैं वो भी उसी सब चीज़ों के बनते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कल्चर जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो भूगोल से संबंधित होता है। ओके, इन प्रदेशों में शीत ऋतु ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ही ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मैंने पहले ही आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। वस्त्र से लेकर खान पान से लेकर जो आप बोलते हैं, जो आप पहनते हैं, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है ना। निम्न से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी है। इसमें से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका के बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे के सीमा बनाते हुए मापुतो डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, कल मैंने सवाल डाला था कि दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं। क्यों डाला था भाई? ब्रिक्स का वहाँ पर सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस गए थे। ग्रीस की सीमा किस किस से लगती है एक बार देख लीजिएगा, है ना। चीन चर्चा में रहता है तो चीन की सीमा किस किस से लगती है एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ आपको खुद से भी ध्यान रखना चाहिए। नील नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी और नीली नील। देखिए, वाइट नील और ब्लू नील, वाइट नाइल, कुछ लोग स्टाइल मार के बोलते हैं नाइल, और ब्लू नाइल। तो ये 2 नदियां हैं जो नील नदी का निर्माण करती, इनके बारे में पूछा गया है। देखिए इस पर कौन कौन सा बांध बना हुआ। नील नदी पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आसवान बांध, आसवान बांध भी जिसको कहा जाता है। उसके बाद से जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना हुआ है। नाइजर नदी पर कैजी बांध बना हुआ, कैजी लिखा हुआ है। नील नदी पर सेन्नार बांध बना हुआ है। डी का 4 हो जाएगा। इसका आंसर सी होना चाहिए। देखिए सी ही है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर अवस्थित करीबा झील इस बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर आसवान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील आसवान बांध का जलाशय है। मिस्र व सूडान की सीमा पर कौन सा झील अवस्थित है? तो नासिर झील है। मिस्र के राष्ट्रपति महोदय हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में आए थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैंची बांध बनाया गया है, जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी जो है नीली नील ब्लू नाइल इस पर बनाया गया है। ओके, अगले सवाल पर चले हम लोग। अगला सवाल है, निम्न से कौन से कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही हैं? सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क कम कोयला कम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सी हैं। मैं पढ़ देता हूँ एक्सप्लेनेशन। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों में लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर होता है। यहाँ चालवासी जनजाति पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं। कौन सी जनजाति? चलवासी। ओके, इस कारण से सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल होता है। अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क व कोयला कम पाया जाता है, इससे यहाँ लौह और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ती है। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्न से किस मरुस्थल में पाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालाहारी मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले का जगह का किम्बरले प्रोसेस भी है भाई, किम्बरले एग्रीमेंट भी है। किससे संबंधित है वो? किम्बरले एग्रीमेंट किससे संबंधित है? किम्बरले एग्रीमेंट संबंधित है हीरा के खनन से। भारत उसका सदस्य है, हस्ताक्षरकर्ता देश है किम्बरले एग्रीमेंट का, जिसके तहत ये है कि इलीगल तरीके से खनन किया हुआ हीरा को कोई नहीं दुनिया में खरीदेगा। और हीरा के दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम। आपको ये लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब, हमारे यहाँ तो हीरा उत्पादन भी नहीं होता। उत्पादन नहीं होता, हम कच्चा हीरा मंगाते हैं। अपना सूरत और गुजरात के जो लोग हैं वो हीरा पॉलिशिंग में माहिर होते हैं। बिहार से ही ज़्यादा लोग जाते हैं हीरा पॉलिश करने के लिए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिश करके हीरे का कौन एक्सपोर्ट करता है? तो हम ही लोग करते हैं। वैसे हीरे के एक्सपोर्टर तो अलग अलग हैं, लेकिन वो कच्चा हीरे बेचते हैं पूरी दुनिया को। ओके, जेम्सन ज्वेलरी में भी हमारा प्रमुख नाम है भाई, जेम्सन ज्वेलरी हम बहुत सारा बेचते हैं भारत में। तो किम्बरले प्रोसेस का हम इसलिए हिस्सा हैं कि हम जो बोलते हैं क्या, हम इलीगल हीरा नहीं खरीदेंगे। जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी दूसरे तरीके से इलीगल तरीके से माइन करके अगर हीरा बेचा गया है तो वो हम नहीं खरीदेंगे। एक मूवी है अगर आपको देखना हो हॉलीवुड की, ब्लड डायमंड बेहतरीन मूवी है। डायमंड कैसे आता है मार्केट तक, उस पर बनी हुई कहानी है। देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि किम्बरले प्रोसेस जैसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और रियलिस्टिक मूवी है। चलिए देखिए, किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। किम्बरले किसका? लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत होगा भाई? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हीरा भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। अतः कथन 2 जो है असत्य है। और जोहानसबर्ग का नाम आपने सुना है, क्रिकेट की वजह से तो सुना होगा, और अभी ब्रिक्स की बैठक भी वहाँ पर हुई है। स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? तो जोहानसबर्ग प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका से निकलता है। यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है। अतः कथन 1 जो है वो सत्य दिया हुआ है। अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा कॉफ़ी के समान ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। इसका आंसर मुझे बताइए एक बार, ये यूपीएससी का सवाल है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो हैं दोनों को दोनों सही दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सत्य दिए हुए हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको को कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कहवा कॉफ़ी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश में पाए जाते हैं। विषुवत का मतलब जहाँ पर खूब ज़्यादा वर्षा होती हो, वर्षावन जो होते हैं उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों में ये कैको और कोको पाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया कोको की बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में ताकोरादी, कुमासी व अफ्रीका के क्षेत्र को कोको का त्रिभुज, कोको ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत अधिक सघन खेती होती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। कोला को फलों से च्युइंगम भी बनते हैं। जो आप च्युइंगम वगैरह देखते हैं ये कोला के फलों से ही बनते हैं। तो आज आपको पता चला होगा, और ये यूनिक सवाल है, ध्यान रखें। एनसीईआरटी का है, कोई मैं वही नहीं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में अगर कुछ भी लिखा हुआ तो इंपॉर्टेंट ही है। ओके, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में इनसे कौन सा कथन असत्य है? जंजीबार द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में। देखिए क्या है, जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इन महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। असत्य कथन पूछा है तो पहला तो असत्य ही है, क्योंकि जंजीबार कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में है, न कि अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर में देखिए जंजीबार द्वीप आपको दिख जाएगा, मोजाम्बिक के तट के पास देखिए आपको दिख जाएगा। और एक चीज़, लौंग के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। कई सारे जो वैज्ञानिक है वो तो ये मानते हैं कि लौंग का जन्म ही इसी द्वीप पर हुआ था, है ना।
तथा ये द्वीप संसार में प्रमुख लौंग के उत्पादकों में से एक है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है? तो ये है स्वाहिली भाषा। कौन सी? स्वाहिली। आज तक नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को स्वाहिली। हमारे देश की भांति यहाँ भी कहीं सौ भाषाएं बोलियाँ हैं, अतः एक दूसरे बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोग कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभप्रद होता है। तो कौन कौन से हैं? इसके अतिरिक्त वहाँ पर फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी, स्वाहिली सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। और क्या लिखा हुआ है? सर्वमात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये तो मुझे बताइएगा ज़रा। सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, तो ये सारे के सारे ही हो जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे के सारे ही शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ओके। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। नाइजर यहाँ की प्रमुख नदी है। नाइजीरिया की प्रमुख नदी नाइजर है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हरमट्टन कहते हैं। क्या बोला है कि धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, गर्म व धूल भरी हवाएं, हरमट्टन। डॉक्टर हवा का नाम आपने सुना है? डॉक्टर हवा किसको कहा जाता है? नाइजीरिया मुख्य रूप से पाए जाने वाला तेल तार का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह से पैदा होता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 3 सही होगा। हरमट्टन हवा वाले जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ साल भर वर्षा होती है और वर्षा का टाइम निश्चित होता है। जैसे लिखा रहेगा रोज होता है कि 1:30 बजे के बाद वर्षा शुरू होगी, तो 1:30 पर वर्षा शुरू हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे वर्षा होगी, फिर पूरे दिन वर्षा नहीं होगी। आंतरिक भाग में ग्रीष्म व शीत ऋतु जो रहती है वो शुष्क रहती है। शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में पाया गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं। इन हवाओं को हरमट्टन हवा भी कहते हैं। बाकी तो कथन 3 सत्य था आपका। अफ्रीका महाद्वीप में किस नदी को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो ये है आपका मिस्र। नील नदी की सभ्यता वाला देश है। नील नदी के बिना इस देश का अस्तित्व ही नहीं है। अफ्रीका किस देश में अप्रैल मई में गर्म शुष्क व धूल भरी हवाएं चलती, इन हवाओं को खमसीन कहते हैं। तो ये मिस्र में चलती है। कहाँ पर? मिस्र में चलती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। खमसीन कहाँ पर चलती है? तो मिस्र में चलती है। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका के एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ, ये तो सत्य है भाई, बिल्कुल 100% सत्य है ये। दक्षिण अफ्रीका के मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात हैं। चलिए एक और चीज़ आपको पता चला, मेरिनो भेड़ कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकेसबर्ग पर्वत स्थित है। अगला है कि यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो ये भी सही है। ड्रेकेसबर्ग पर्वत के बारे में गलत दिया हुआ है। ड्रेकेसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। इसी पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रेकेसबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैली हुई है। जो दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी लिखा हुआ था, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। ड्रेकेसबर्ग पर्वत वाला भाग आपको पता चल गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भागों में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य ही नहीं है। ऑरेंज व वॉल नदियां ड्रेकेसबर्ग पर्वत से निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज व वॉल नदियों को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल 100% सत्य दिए हुए हैं, सारे के सारे सत्य हैं। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि अब आपको मैच करना है। क्या है कि शहर हैं और आपको इधर देश दिए हुए, अब इनको मैच कीजिए। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है भाई। और नैरोबी कहाँ पर है? तो नैरोबी केनिया की राजधानी है। पोर्ट सईद कहाँ पर है? तो पोर्ट सईद है आपका मिस्र में। इबादान कहाँ पर है? तो इबादान है आपका नाइजीरिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके। दक्षिण अमेरिका से संबंधित अब हम लोग सवाल करेंगे कुछ, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। निम्न से कौन सा क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, मैक्सिको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, उपयुक्त सभी शामिल हैं। नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों के बारे में विचार करना है। चलिए विचार करते हैं मिलकर। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, सूरीनाम और गुयाना। उपयुक्त में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश के बारे में आपको निकालना है। इसमें से देखिए एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। एक बार देखिए गौर से और निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यानी कि पराग्वे और बोलीविया जो है, ये दोनों देश जो क्या हैं, ये स्थल रुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका में। ओके।
अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। ऐसे फैली हुई है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। कौन सी? तो एंडीज। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? तो रॉकीज़। और भारत में कौन सी है? भारत और एशिया में कौन सी है? तो हिमालय और हिमालय नॉट हिमालय। और आपका अफ्रीका में कौन सा है? तो एटलस है और ड्रैकेसबर्ग है। तो ये ध्यान में रह गया आपका वो। और यूरोप में कौन सा है? तो यूरोप में आल्प्स हैं और भी बहुत सारे हैं यूरोप में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंडीज। निम्न से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के बारे में गलत दिया हुआ है? एंडीज पर्वतमाला विश्व के सबसे ऊंची पर्वतमाला है। नहीं, ऊंचाई में तो फिर अपने हिमालय सबका बाप है। क्यों? क्योंकि इसके जो एवरेज ऊंचाई है वो भी है 7,000 मीटर से ऊंचा। 7 किलोमीटर से ज़्यादा तो इसकी एवरेज ऊंचाई है। बहुत सारी चोटियाँ ऐसी है जो 7,000 से ऊपर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही गलत दिया हुआ है। एंडीज नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल सही। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी हैं। बिल्कुल सही है ये भी। पेटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। तो ये भी सही दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलें। आपको मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पढ़ने में बोरिंग नहीं लग रहा होगा। फैक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं यार। अंकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं, अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफ़ी सामान्य बात है। पेटागोनिया एंडीज पर्वत की पठारी क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पेटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे के भाग में भेड़ पालन का महत्वपूर्ण व्यवसाय स्थित है। निम्न से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कैटोपैक्सी है। माउंट कैटोपैक्सी को ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंचा है ये विश्व का ज्वालामुखी पर्वत। विकल्प इक्वाडोर में स्थित है। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में कैटोपैक्सी। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कैटोपैक्सी है। माउंट कैटोपैक्सी कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत व पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हुए हैं। मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग अरीनिको और अमेजन व प्लांटा नदियों के द्रोणियों से बने हुए हैं। ये अलग अलग नदियां हैं, जैसे हमारे देश में बोलते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी से हमारा मैदान बना हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ पर बोला गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। अलग अलग नदियों के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आगे हम लोग के एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। एंडीज जो है ये अर्जेंटीना और चिली के मध्य में सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि के कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गौचे कहा जाता है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त सभी के सभी सही हैं। एक चीज़ आज मैं आपको और सिखाता हूँ। कॉवबॉय हैट देखा है कभी आपने? अगर हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होगी तो उसमें बड़ा सा नुकीलेदार जूते पहन के हैट लगा के घोड़े पर बैठ के कॉवबॉय जाता है। वो कॉवबॉय क्या होता है? दरअसल वहाँ पर बड़े बड़े चारागाह हैं। चारागाह बड़े का मतलब बोला कुछ किलोमीटर में फैले हुए चारागाह हैं और उनकी गायें होती हैं बहुत सारे। तो उतने सारे गायों को चराने के लिए घोड़े पर बैठ के जाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? कॉवबॉय कहा जाता है। और सुनिएगा, ये है अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना पशुपालन का आपको दिखा। तो अर्जेंटीना दुनिया के प्रमुख मांस उत्पादकों में से एक भी है। मांस के लिए बहुत फेमस है अर्जेंटीना। वहाँ से मांस का बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट वगैरह भी होता है। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील से कॉफ़ी वगैरह खूब सारा एक्सपोर्ट होता है। उसी प्रकार से अर्जेंटीना किसके लिए? तो मांस वगैरह के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलें। और अपना भारत भी मांस के बहुत बड़े उत्पादकों में से एक है। कुछ समय पहले तो हम टॉप पर चल रहे थे और आज भी चलते हैं। मांस के आपको बहुत बड़े उत्पादक हैं और मांस की जब मैं बात करता हूं तो उसमें सभी के मांस आते हैं, ठीक है ना। अगला है कि सेल्वास, लानोस, ग्रान चाको, पंपास। अब इनको मैच कीजिए ज़रा एक बार। सेल्वास कहाँ पर है भाई? ये हो जाएगा आपका अमेजन नदी द्रोणी की विषुवतीय वर्षावन। एक अचार होना चाहिए। एक अचार किस में? एक में ही है। इसका आंसर तो बी हो गया। लानोस कहाँ पर है? तो ये है आपका अरीनोकी नदी द्रोणी के घास का मैदान। ग्रान चाको कहाँ पर है? तो ये है आपका, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पराग्वे, निम्न भूमि प्रदेश के वन और घास वगैरह हैं। पंपास कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमि है। इसको मैच कर, इसका आंसर बी होना चाहिए। बी ही दिया हुआ है। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो संसार के सभी नदियों से अधिक जल बहा कर ले जाती है। अमेजन देखिए, सबसे लंबी नदी है नील। सबसे बड़ी कौन सी है? तो अमेजन। जल के माध्यम से बोलते हैं, जल उसमें कितना ज़्यादा है उसके आधार पर बोलते हैं। ओके, अमेजन नदी के द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है। यहाँ जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। क्या बोलते हैं स्थानीय नाम उसका? सेल्वास कहते हैं।
अमेजन वन के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार की जलवायु है, कटिबंध है। ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में अरिनेकू नदी द्रोणी में इन घासों प्रदेश का स्थलीय नाम लानोस है। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में इसको कैंपोस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर चले हम लोग। अगला सवाल है आपका, निम्न से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है आपका एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि वेनेजुएला में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है कि दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थल प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्वीकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन है तो विश्व प्रसिद्ध है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इस जगह का नाम ध्यान में रखिएगा, ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त के सभी सही दिए हुए हैं, सारे के सारे सही दिए हुए हैं, एक भी कथन गलत नहीं है इसमें से। ओके, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण अमेरिका, देखिए इसमें समझने वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको कटिबंध वगैरह समझा दूंगा, लेकिन ये तो सारे दुनिया के ज्योग्राफी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हम लोग दक्षिण अमेरिका का पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है आपका, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। लकड़ी और लड़की बड़ा ट्विंग ट्विस्टर होता है, कई बार पढ़ाते समय ये गलती होता है, ठीक ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन लकड़ी वुड जो होती है वालसा पाई जाती है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले तार जाति के वृक्ष कार्नोवा से मोम प्राप्त किया जाता है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। रबर के वृक्ष का मूल स्थान अफ्रीकी महाद्वीप के जायरे नदी द्रोणी है। मुख्य स्थान का पता कैसे चलता है किसी चीज़ का? जैसे चावल का दुनिया में पहली बार कहाँ पर उपजाया गया होगा, ये कैसे पता चलता है? ये इस तरह से पता चलता है कि जहाँ पर पहली बार उपजाया हो गया होगा वहाँ पर चावल की सबसे ज़्यादा किस्में मौजूद होंगी। तो दुनिया में चावल की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर हैं? तो अपने छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि चावल के 36,000 से भी ज़्यादा किस्मों का कभी एक समय में मौजूद था, और आज भी वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा किस्में चावल की मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसलिए चावल का पहली बार कहाँ पर उत्पादन माना जाता है? छत्तीसगढ़ में माना जाता है। इसी प्रकार से रबर का प्रमुख उत्पादन वहाँ पर माना जहाँ पर रबर की सबसे ज़्यादा किस्में मौजूद होंगी। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? तो इसका आंसर 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 तो सत्य है, लेकिन तीसरा गलत दिया हुआ है। क्यों तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अमेजन नदी द्रोणी रबर के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में भी, जैसे मलेशिया में रबर के बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, जिस कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबर की तुलना में अमेजन की रबर महंगी पड़ती है। अतः कथन 3 असत्य है। अमेजन नदी की जो द्रोणी है वहाँ पर रबर का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। अमेजन नदी की द्रोणी से आप क्या तात्पर्य लगा रहे हैं? वहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र होगा, यानी कि भारत में अगर रबर उत्पादित करना हो तो हम कहाँ पर कर सकते हैं, और होता भी है भारत में रबर वगैरह का उत्पादन, भाई कहाँ पर हम कर सकते हैं? भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन कहाँ पर कर सकते हैं बताइए? भारत सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है इसको। क्या बिहार में कर सकते हैं हम? नहीं। अंडमान निकोबार में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, विषुवतीय जलवायु है वहाँ। नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पर। और केरल के भागों में, पश्चिमी घाट के भागों में बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पर। क्या? क्योंकि वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं, विषुवतीय प्रदेश के जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। सिनकोना, चिकिल, येरबा, केब्रोबोक, च्युइंगम, कुनैन औषधि, टैनिक अम्ल, चाय की पत्तियों के समान। मैच कीजिए, 1-2 तो आपको कम से कम पता ही होगा। सिनकोना का क्या हो जाएगा भाई? सिनकोना का हो जाएगा आपका कुनैन औषधि निकलता है इससे। और आपका चिकिल क्या है? तो च्युइंगम है। येरबा क्या है? तो येरबा है आपका चाय की पत्तियों के समान होता है। और क्वेवो ब्रेको ये है टैनिक अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की छाल में कुनैन तैयार किया जाता है। यह मलेरिया के बुखार के लिए दवा के रूप में काम होता है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। येरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। और क्वेब्रेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष में टैनिक अम्ल निकलता है, जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। चमड़ा के प्रसंस्करण में किसका यूज किया जाता है? तो टैनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं? ये आज का आखिरी सवाल होगा, तो 13 के आंसर मुझे बता दीजिए। अमेजन नदी द्रोणी के क्षेत्र पाए जाने वाले वनों को, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वत के दक्षिणी ढाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मोन्टाना वन कहा जाता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो जो भी आपको कमेंट करना हो वो भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।